सो गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। ये जो पर्टिकुलर वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, वो जो आज का क्वेश्चन हमने GS4 के लिए जो पोस्ट किया था उसके रिगार्डिंग है, उससे संबंधित है। कि क्वेश्चन ये था कि इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड, जस्टिफाई योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। तो हिंदी में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि राजनीति व जो नैतिकता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो एक साथ नहीं हो सकते। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ रहा है, उदाहरणों के साथ समझाइए। तो ये मेंस एग्जामिनेशन 2013 में पूछा गया है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला हो तो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत ये क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज़ वहाँ से इसे रेफ़र कर लीजिए। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं, ताकि जो फ्रेशर्स इस वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट उनके भी इस चीज़ से रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो है वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विसेज, यानी कि लोक सेवा के मूल्य। तो देखिए, जो वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विस या लोक सेवा के मूल्य, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस में क्या अंतर होता है। देखिए, पब्लिक सर्विस के अंतर्गत वो सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कि समाज या सरकार से रिलेटेड होती हैं और समाज के हित में जिनका उपयोग किया जाता है। जबकि जो सिविल सर्विस होती है उसमें एक नेसेसरी टर्म होता है, एक ज़रूरी तत्व ये चीज़ होती है कि ये परमानेंट होती है। जबकि जो लोक सेवा होती है उसमें परमानेंट वाली चीज़ ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे कि नेता आते हैं, पॉलिटिशियंस जो हो गए हमारे, वो इसमें शामिल होते हैं। तो इनका कार्यकाल कोई परमानेंट नहीं होता, इनका कार्यकाल सीमित अवधि के लिए ही होता है। तो ऐसे में इनको हम पब्लिक सर्विस के अंतर्गत लेकर आएंगे। जबकि जो सिविल सर्विस होता है, क्योंकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है और परमानेंट सर्विस होती है, इसलिए इसे सिविल सर्विस, तो ये दोनों में अंतर होता है, मूलभूत अंतर है पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस के अंतर्गत। तो देखिए, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है जानना कि जो पॉलिटिशियंस जो हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पब्लिक सर्विस और लोक सेवा के अंतर्गत काम करती हैं, इन्हें क्यों एथिक्स या नैतिकता का पालन करना चाहिए। देखिए, नैतिकता का पालन इसलिए इन्हें करना चाहिए क्योंकि यदि ये नैतिक रहेंगे तभी जो नीचे का प्रशासन है, जो प्रशासक है वास्तविक रूप में, जो सिविल सर्विस है, वो एथिकल या नैतिक बनेगा। अगर यही अनैतिक होंगे तो इन पे भी प्रेशर होगा अनैतिक बनने का। इसी तरीके से यदि संवैधानिक मूल्यों को या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करना है, तो ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो नैतिक हों। तीसरी चीज़ हो जाती है कि सरकार कई सारे कानून बनाती है, नियम बनाती है और साथ ही स्कीम्स बनाती है। तो ये वल्नरेबल सेक्शंस तक पहुँचे या जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग है वहाँ तक पहुँचे और उन वर्गों का उत्थान हो, इसके लिए भी चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि ये वर्ग नैतिक हो। तो वहीं समाज में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी और नेशन को प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील बनाने के लिए भी चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि जो हमारे सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले नेतागण हैं या मंत्री महोदय हैं, वो कम से कम नैतिक हों। उनमें नैतिकता होना इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि मैं आपको यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल दूँ, तो उनका एक बेहतरीन उदाहरण इस चीज़ से देखा जा सकता है कि शास्त्री जी हर महीने प्रति माह अपनी पत्नी को 40 रुपये दिया करते थे घर खर्च चलाने के लिए। लेकिन जब वो ये देखने लगे कि उनकी पत्नी उस घर खर्च से भी 10 रुपये बचा लेती थी, तो उन्होंने सरकार से ये आवेदन दिया कि वह उनके मासिक आय में 10 रुपये की कटौती कर दें। तो देखिए, ये इंटीग्रिटी और राष्ट्र सेवा, नेशन सर्विस के मूल्यों को दर्शाता है शास्त्री जी में। इसी तरीके से यदि आप पटेल जी के अंतर्गत भी देखेंगे या गांधी जी के अंतर्गत भी देखेंगे, तो वे सभी लोक सेवा के मूल्यों पे बेहद खरे उतरते हैं। तो आप उनके उदाहरण को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गांधी जी का ये मानना था, अब जैसे गांधी जी की बात हो ही गई है, तो देखिए, गांधी जी का ये मानना था कि राजनीति और नैतिकता दोनों ही साथ जानी चाहिए। राजनीति
यदि नैतिकता के बिना है, पॉलिटिक्स यदि एथिक्स के बगैर है, तो पॉलिटिक्स कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। उसमें करप्शन आ जाएगा, करप्ट एक्टिविटीज़ या भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियाँ आगे पनपेगी या उन्हें बढ़ावा मिलेगा। तो गांधी जी का हमेशा मानना था कि पॉलिटिक्स को हमेशा एथिक्स के साथ ही चलना चाहिए। तो देखिए, अब ये एक कंसेप्ट हो गया जहाँ पर जो फ्रेशर्स हैं उन्हें एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं पब्लिक सर्विस या लोक सेवा के मूल्य, लोक सेवा में किस तरीके से मूल्य होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत। तो देखिए, अब आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपसे सीधा आपकी राय पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड, कि इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। या ऐसा अक्सर कहा जाता है कि राजनीति व नैतिकता एक साथ नहीं हो सकते, आपका इस बारे में क्या विचार है? तो देखिए, इसमें दो अप्रोच है। पहला मैं अप्रोच बता देता हूँ आपको, जो जनरली कैंडिडेट्स जो होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, जब मेंस का एग्ज़ाम लिखने जाते हैं या पहली बार अगर इस उत्तर को वो अप्रोच करते हैं तो वो किस तरीके से उत्तर लिख देंगे, क्योंकि यूपीएससी ने सीधा पूछ दिया कि ठीक है आपका इस बारे में क्या विचार है, तो वो ऐसे लिखना शुरू कर देंगे कि मेरा इस बारे में विचार ये है कि हाँ, राजनीति व नैतिकता एक साथ ही हो सकते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते, और उसके पश्चात वो अपना उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। इंग्लिश मीडियम में भी वो शायद इसी तरीके की अप्रोच को अपनाएं कि येस आई थिंक या इन माई ओपिनियन येस पॉलिटिक्स एंड एथिक्स शुड गो टुगेदर। वो हो सकता है इस तरीके से शुरुआत करें। तो देखिए, आप अपने आंसर में बिल्कुल एथिकलिटी प्रूव कर रहे हैं कि आप एथिकल हैं, आप ये भी दिखा रहे हैं कि आपने जो पॉलिटिक्स के संबंध में आपके जो विचार हैं कि वो भी एथिकल होने चाहिए, तो बिल्कुल आप अपने आंसर में शो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यूपीएससी में एथिक्स के आंसर को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, यह एक तरीका होना चाहिए जिसमें आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें। तो जो पहली लाइन दी है, एटलीस्ट सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो उसने वो पूछ रहा है यूपीएससी आपसे कि इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, तो आप ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस तरीके का विचार समाज में पनप रहे हैं, कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को प्रूफ कीजिए, बिल्कुल ये सत्य है। यदि आप अपने आप से भी पूछेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये विचार ज़रूर आएगा कि हाँ, राजनीति और नैतिकता साथ नहीं जा सकते। ऐसा विचार क्यों है समाज में, तो सबसे पहले वो बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ आपको, शायद वो आपकी मदद आए, या तो ये आपके एथिक्स में ही मदद कर देगा या आपके जीएस में मदद कर देगा। तो पहला डेटा ऐसा है कि ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के सर्वे से लिया गया है। एडीआर का सर्वे ये कहता है कि यदि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और राजनीति में खड़े हो रहे हैं, इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, तो 12% चांस है आपके जीतने के। लेकिन यदि आप भ्रष्ट हैं, करप्ट पर्सन है, तो वहीं आपके विनिंग के चांस 26% बढ़ जाते हैं। तो यानी कि मसल पावर और मनी पावर जो बोलते हैं, यानी कि धन शक्ति के माध्यम से लोग जो जीतते हैं, उससे पॉलिटिक्स और एथिक्स साथ नहीं जाते। ये चीज़ प्रूव हो रही है, यहाँ पर आपके पास डेटा है। दूसरा डेटा पुनः ये चीज़ दर्शाता है, एडीआर का ही डेटा है, कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, यदि आप करप्ट पर्सन हैं या आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो 70% चांस है कि आपको टिकट मिल जाएगा इलेक्शंस में लड़ने का। तो देखिए, ये पुनः दर्शाता है कि राजनीतिक पार्टियां भी क्रिमिनल पर्सन्स को सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि एथिक्स और पॉलिटिक्स साथ नहीं जाते, जिस प्रकार से कहा जा रहा है। ये प्रूफ करने के बाद, 4 से 5 लाइन में प्रूफ करने के बाद इस चीज़ को, अब आप ये बताइए कि आपका इस संबंध में क्या विचार है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेकंड पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ में दिखना चाहिए इन माय ओपिनियन, ऐसे टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ रहा है जीएस 4 के अंतर्गत कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। तो इन माय ओपिनियन या अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन या मेरे विचार से, और उसे अंडरलाइन कीजिए ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ, अब आप अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पश्चात बताइए कि क्यों पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों साथ जाने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर गांधी जी का उदाहरण बताया, आप बिल्कुल वो बताइए। आप ये बताइए कि जब पॉलिटिक्स और एथिक्स साथ में रहेंगे तो किस तरीके से फिर स्टेबिलिटी आएगी, प्रशासन भी नैतिक बनेगा, प्रशासन में नैतिकता होगी, एडमिनिस्ट्रेशन एथिकल होगा, जो डाउन ट्रोडन होंगे या जो संवेदनशील वर्ग होंगे या निम्न वर्ग वाले व्यक्ति होंगे, उनका उत्थान होगा, और समाज प्रोग्रेसिव दिशा में आगे बढ़ेगा। ये भी बता सकते हैं आप, प्रगतिशील होगा समाज या प्रोग्रेसिव दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके की बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यों एथिक्स और जो राजनीति है उन दोनों को साथ जाना चाहिए। इस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को।
साथ ही आप ये भी बताइए अगले पैराग्राफ में कि जब ये दोनों साथ नहीं होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तब आप बिल्कुल ये सब चीज़ें बता सकते हैं कि किस तरीके से केओस या अनस्टेबिलिटी आएगी समाज के अंतर्गत, आप वो बताइए। और उदाहरण दे दीजिए, आप बताइए कि बाउंडेड एथिकलिटी या जो नैतिकता होगी वो किसी ना किसी दायरे में घिरती हुई नजर आएगी। देखिए, नैतिकता कभी किसी दायरे में घिरते हुए नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब राजनीति और नैतिकता में ही तालमेल नहीं होगा तो एक बाउंडेड एथिकलिटी आ जाएगी प्रशासक वर्गों के अंतर्गत। तो आप ये टर्म ले सकते हैं कि नैतिकता भी घिरी हुई होगी या बाउंडेड एथिकलिटी आ जाएगी। फिर फिड्यूशियरी ड्यूटी का पालन नहीं होगा। फिड्यूशियरी ड्यूटी हिंदी माध्यम वाले भी बिल्कुल इसी टर्म का यूज़ करें, फिड्यूशियरी ड्यूटी हिंदी में लिखें लेकिन देवनागरी लिपि के अंतर्गत, और बताएं कि उसका भी पालन नहीं होगा। फिर उदाहरण दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, इराक का उदाहरण दे दीजिए। इंडिया का कृपया करके उदाहरण मत दीजिएगा, क्योंकि आप बताएंगे कि प्रशासन के अंतर्गत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दे सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट को नेगेटिव इमेज में परसीव मत कीजिए, क्योंकि आप उसी के लिए एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, और एटलीस्ट आपको डिफेंड करते आना चाहिए अपनी सरकार को, क्योंकि सरकार आप ही की एग्जामिनेशन ले रही है। और अगर यदि आप सरकार को नेगेटिव लाइट में शो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक चीज़ नहीं होगी। तो यदि आपको नेगेटिव एग्जाम्पल्स देने हैं तो आप दूसरी कंट्रीज का एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि इराक के अंतर्गत किस तरीके से सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार लेकर आया था। उसी तरीके से आप साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वहाँ पर पिछली जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थी पाक ग्यून हाई, उन्होंने सैमसंग के साथ मिलकर करप्ट एक्टिविटीज़ की थी। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि वहाँ पर भी भ्रष्टाचार था और उसके पश्चात फिर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था। इसी तरीके से मलेशिया के प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार में संलग्न पाए गए थे, तो वहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी हुई थी और लोग सड़क पर उतरे थे। तो इस तरीके से आप चीज़ें 2 या 3 एग्जाम्पल सीधा सीधा सिंगल लाइन में दे सकते हैं। और इसके पश्चात जो कंक्लूजन होगा आपके इस उत्तर का, आप उसमें ये चीज़ समझाएं कि जो कंक्लूजन होगा, जो निष्कर्ष होगा आपका, तो आप उसमें ये चीज़ समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं चलिए यहाँ पर कंक्लूजन लिख देता हूँ। तो देखिए, जो कंक्लूजन होगा आपका, इधर भी नहीं दिख रहा है आपको, तो ये रहा कंक्लूजन, निष्कर्ष जो होगा, उसमें आप ये चीज़ बताइए कि कैसे राजनीति में जो नैतिकता है या नैतिक मूल्य हैं राजनीतिज्ञों में, उसे शामिल किया जाए। तो आप बता सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एटलीस्ट वो जो कैंडिडेट्स को चुनती हैं या कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं, वो उसके अंतर्गत नैतिक पर्सन या जो एथिकल पर्सन है उनका चुनाव करें, नैतिक लोगों का चुनाव करें। दूसरा, हमारी भी जिम्मेदारी एक आम नागरिक के तौर पर यह बन जाती है कि हम ऐसे लोगों को वोट दें जो कि वास्तविक रूप में नैतिक हों। और इस तरीके से 1-2 लाइन के पश्चात आप ये बता सकते हैं कि एक एथिकल थ्योरी यहाँ पर जोड़ दीजिए कि जब इस तरीके के मूल्य शामिल होंगे राजनीति में, तो जो बेंथम का प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल, वो लागू होगा। या ये नहीं बताना तो आप उपनिषद वाला बता दीजिए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला मूल्य इसी के पश्चात देश में लागू होगा या समाज में लागू होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये उत्तर की अप्रोच समझ में आई होगी कि किस प्रकार से इस उत्तर को लिखा जाना चाहिए या अप्रोच क्या होनी चाहिए। बेशक आपके उत्तर लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा डायमेंशंस इसके अंतर्गत होंगे उतने ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और एग्जाम्पल्स देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा डालिए। एग्जाम्पल ये नहीं होना चाहिए कि 4-5 लाइन का आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल आपका सिंगल लाइन का होना चाहिए। देखिए, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे उतना बेहतर होगा एग्जामिनर के लिए आपके आर्ग्यूमेंट्स को समझना। आप जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जब आप उसे जस्टिफाई करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो एग्जामिनर के लिए बेहद ही आसान हो जाता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से समझ पाए, उससे रिलेट कर पाए, और फिर वो आसानी से आपको नंबर दे देता है। तो यदि आपको कोई भी अन्य डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज़ कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।